हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2003 में आई बंगाली मूवी चोखेर बाली। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है कलकत्ता के दर्जीपाड़ा स्ट्रीट से, जहाँ पर राजलक्ष्मी नाम की एक विधवा अपने परिवार के साथ रहती है। उसके परिवार में उसके दो बेटे हैं, महेंद्र और बिहारी। महेंद्र उसका अपना बेटा है और बिहारी को उसने अडॉप्ट किया है, लेकिन वो बिल्कुल भी दोनों में भेदभाव नहीं करती। महेंद्र डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं बिहारी डॉक्टर है। उसकी थिंकिंग क्रांतिकारी है और वो काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर ही रहता है। लेकिन महेंद्र बिहारी के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता। उसे चिढ़ाने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता। राजलक्ष्मी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है और अपने रीति रिवाज बहुत ही अच्छे से निभाती है। एक दिन वो अपने बेटे महेंद्र के लिए अपनी एक पुरानी सहेली की बेटी का रिश्ता लाती है, जिसका नाम था विनोदनी। लेकिन महेंद्र को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, इसलिए वो उस रिश्ते को ठुकरा देता है। राजलक्ष्मी को लगता है कि बिहारी को विनोदनी पसंद आएगी, लेकिन बिहारी भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जिसके बाद विनोदनी की माँ उसकी शादी विपिन नाम के लड़के के साथ करवा देती है। लेकिन शादी के एक साल से पहले ही विनोदनी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब विनोदनी को भी एक विधवा की तरह जीवन जीना पड़ता है। फीके कपड़े पहनना, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि वो कुछ अच्छा नहीं खा सकती, चाय नहीं पी सकती, बाहर नहीं जा सकती, ज्वेलरी नहीं पहन सकती और गले में तुलसी की माला पहननी पड़ती, जिसे पहनने के बाद वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। लेकिन विनोदनी इन सब रीति रिवाजों को नहीं मानती थी। वो पढ़ी लिखी थी और अपने पापा के घर में जब थी तब वो इंग्लिश भी सीखा करती थी। लेकिन उस ज़माने में लड़कियों का इतना पढ़ा लिखा होना पाप माना जाता था। इसलिए विनोदनी अपनी बोरिंग लाइफ जी रही थी। वो अपने पति के घर में ही रह रही थी, जहाँ पर उसे विधवाओं की तरह ही रहना पड़ रहा था। तो वही कलकत्ता में राजलक्ष्मी अपने बेटे महेंद्र को बिहारी के साथ लड़की देखने के लिए भेज देती है। एक्चुअली लड़की बिहारी के लिए देखनी थी, लेकिन महेंद्र भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन इस बात का राजलक्ष्मी को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि लड़की देखने बिहारी के लिए जाते हैं, लेकिन महेंद्र को वो पसंद आ जाती है। उस लड़की का नाम था आशालता। आशालता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और भोली भाली थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। महेंद्र जब घर आता है, अपनी माँ से कहता है कि वो आशालता के साथ शादी करेगा और उसके साथ अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो फिर से कभी भी शादी नहीं करेगा। जिससे राजलक्ष्मी दुविधा में पड़ जाती है और वो बिहारी को समझा देती है। बिहारी भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन राजलक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है और फिर महेंद्र और आशालता की शादी हो जाती है। आशा इतनी खूबसूरत थी कि महेंद्र शादी के बाद उसी के साथ टाइम स्पेंड करता। उसने अब कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था और ना ही वो अपनी माँ की या परिवार में से किसी की खबर पूछता। हमेशा वो बेडरूम में ही रहता। राजलक्ष्मी इस बात से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गांव चली जाएगी बिहारी के पास। बिहारी अपनी माँ को वहाँ छोड़कर कहीं और चला जाता है। वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए विनोदनी आती है, क्योंकि विनोदनी उसी गांव में रहती थी। राजलक्ष्मी को विनोदनी के साथ बातें करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो उसकी बहू की तरह नहीं थी। वो बहुत ही एजुकेटेड थी और राजलक्ष्मी के साथ अच्छी बातें किया करती थी। वो राजलक्ष्मी को चाय भी पिलाती है। उस वक्त विधवाओं को चाय पीना अलाउड नहीं था, लेकिन विनोदनी उसे यकीन दिलाती है कि चाय पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और राजलक्ष्मी को चाय बहुत पसंद थी, इसलिए वो रोज़ चाय पीने लगती है। राजलक्ष्मी विनोदनी से कहती है कि वो चाहती थी कि विनोदनी ही उसके घर की बहू बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके नसीब में आशालता ही थी। वो अपनी बहू को ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके आने के बाद ही उसका बेटा निकम्मा हो गया है, ऐसा उसका कहना था। महेंद्र की माँ इतने दिनों से उसे छोड़कर आई थी, लेकिन एक बार भी उसके बारे में उसने नहीं पूछा था। एक दिन महेंद्र की चिट्ठी आती है बिहारी के नाम। बिहारी तो यहाँ नहीं था, तो राजलक्ष्मी विनोदनी से कहती है चिट्ठी पढ़ने के लिए। महेंद्र ने चिट्ठी में सब कुछ आशा के बारे में ही लिखा था, कि आशा कितनी खूबसूरत है और उन दोनों की मैरिड लाइफ कैसे चल रही है। जैसे ही राजलक्ष्मी ये बातें सुनती है, वो चिट्ठी पढ़ने को मना कर देती है। महेंद्र जानबूझ के बिहारी को चिढ़ाने के लिए ऐसी चिट्ठियाँ लिखा करता है, ये बताने के लिए कि वो कितना लकी है कि आशा उसके पास है,
क्योंकि बिहारी को आशा पसंद थी। जब राजलक्ष्मी सो जाती है, विनोदनी चुप चुप कर उसकी सारी चिट्ठियाँ पढ़ती रहती है। राजलक्ष्मी वापस जाते वक्त विनोदनी को भी अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी विनोदनी अकेली थी और राजलक्ष्मी को साथ में रहने के लिए कोई चाहिए था जो उसके साथ बातें कर सके। इसलिए वो विनोदनी को अपने साथ कोलकाता लेकर आती है। कोलकाता आने पर विनोदनी और आशालता जब मिलते हैं तो उन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। आशालता और वो कई सारी दिन भर बातें करते रहते। जब विनोदनी आशा को सजा हुआ देखती है तो उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका हो सकता था। उसे यहाँ आकर काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन उसकी एक बार भी महेंद्र से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन बिहारी के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और उन दोनों में भी बातें बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बिहारी क्रांतिकारी थिंकिंग वाला था और विनोदनी उसके हर सवाल का बहुत ही अच्छे से जवाब देती थी, जिसकी वजह से बिहारी उस पर इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ से वो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर देते हैं। एक दिन महेंद्र प्लान करता है कि वो चारों पिकनिक पर जाएंगे। विनोदनी को यहाँ आकर 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी और महेंद्र की कभी भी बात नहीं हुई। वो चारों एक जगह पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ पर पहली बार विनोदनी और महेंद्र बात करते हैं। आशा को तालाब में से कमल के फूल चाहिए थे, इसलिए बिहारी उसके लिए लाने जाता है। आशालता ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बिहारी उसके लिए कमल के फूल ला रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आशालता ने भी बिहारी को देखकर ही रिश्ते के लिए हाँ कहा था। तभी विनोदनी के पैर में कांटा चुभ जाता है, जिसे महेंद्र निकालता है। वहाँ पर वो चारों काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। एक दिन महेंद्र आशा के लिए एक नया ब्लाउज़ लेकर आता है, जिसे कैसे पहनना है ये वो नहीं जानती थी। तो वो जाकर विनोदनी से पूछती है। विनोदनी उसे सिखा देती है कि ये ब्लाउज़ कैसे पहनना है। ब्लाउज़ पहनाते वक्त विनोदनी देखती है कि आशालता के नेक पर काफ़ी ज़्यादा रेड मार्क्स है, जिसे देखकर विनोदनी को अच्छा नहीं लगता। एक दिन महेंद्र की कमर में मोच आ जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए बिहारी उसे बेड रेस्ट लेने के लिए कहता है। एक दिन जब विनोदनी सब्जियां काट रही थी, तब उसे पता चलता है कि राजलक्ष्मी ने बिहारी के लिए एक लड़की देखी है। जैसे ही विनोदनी ये सुनती है, उसका ध्यान हट जाता है और उसकी उंगली कट जाती है। वो आशा के पास चली जाती है बैंडेज लगवाने, जहाँ पर महेंद्र भी था। महेंद्र कहता है कि ये बहुत बड़ा कट है और उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आशालता महेंद्र को कहती है कि उसके कमर में मोच आई है, तो वो कैसे जा सकता है, लेकिन महेंद्र जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर विनोदनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि महेंद्र उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को लगता है कि शायद वो विनोदनी का अबॉर्शन करने के लिए आया है, लेकिन विनोदनी उसका डाउट क्लियर कर देती है। अब महेंद्र को आशा का भोलापन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। उसे विनोदनी के साथ मैच्योर्ड बातें करना पसंद था। जैसे विनोदनी इंग्लिश में जवाब देती थी, ये सब कुछ उसे अच्छा लगने लगा था। एक दिन आशा विनोदनी को अपने रूम में बुलाती है और उसे अपने गहने देती है, जिसे पहनकर विनोदनी काफ़ी खुश हो जाती है। एक्चुअली तब आशा ने बिहारी को बुलाया था। वो विनोदनी को बिहारी को दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर महेंद्र भी आ जाता है। बिहारी विनोदनी की तारीफ करता है, जिसे देखकर महेंद्र को अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि गहने पहनने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं। जिसके बाद विनोदनी सारे गहने उतार देती है, लेकिन आशालता महेंद्र पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि विनोदनी के लाइफ में कोई भी खुशी नहीं है और अगर ज्वेलरी पहनने से वो थोड़ी सी खुश हो जाती है तो उसमें महेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बिहारी भी ये सारी बातें सुनता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात को महेंद्र विनोदनी के रूम में जाता है। वो उसके लिए एक हार लेकर गया था। ये हार चारुलता को बिहारी ने दिया था उनकी शादी में, इसलिए महेंद्र को ये हार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। विनोदनी हार लेने से मना करती है और महेंद्र को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन महेंद्र उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। विनोदनी उसे रोकती है, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा देर रोक नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं।
अब उन दोनों में ये सब कुछ अक्सर होने लगता है। अब विनोदनी महेंद्र को भी चिट्ठियाँ लिखती थी। तो वही एक दिन बिहारी को विनोदनी की चिट्ठी आती है जिसमें वो उसे अपनाने के लिए तैयार था। बिहारी ने उसके लिए प्रपोजल भेजा था, लेकिन विनोदनी उसका कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि उसका महेंद्र के साथ अफेयर चल रहा था। एक दिन विनोदनी अपने पति के डेथ एनिवर्सरी का बहाना करके घर से बाहर चली जाती है। तभी राजलक्ष्मी आशा से उसके कंगन मांगती है। ये कंगन आशा ने विनोदनी को दिए थे, इसलिए वो उसके रूम में जाती है कंगन ढूंढने। वहाँ पर उसे विनोदनी की चिट्ठियाँ मिलती है जो उसने महेंद्र को लिखी थी, जिससे आशालता समझ जाती है कि विनोदनी और उसके पति का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर राजलक्ष्मी भी आती है और आशा उसे सब कुछ बता देती है और रोने लगती है। तो वही विनोदनी महेंद्र के पास ही गई थी। वो चाहती थी कि महेंद्र उसे सबके सामने एक्सेप्ट करे, लेकिन महेंद्र इस बात के लिए रेडी नहीं था। जब विनोदनी वापस आती है तो आशालता उसके सामने रोने लगती है और उसे कहती है कि उसने जानबूझकर उसके रूम की तलाशी नहीं ली थी। आशालता बहुत ही भोली भाली थी, लेकिन वो एक धोखा देने वाले पति के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए वो अपनी मौसी के साथ काशी चली जाती है। तो वही राजलक्ष्मी विनोदनी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। जब महेंद्र घर वापस आ जाता है, वो महेंद्र को अल्टीमेटम देती है कि या तो इस घर में वो रहेगी या विनोदनी। इससे पहले कि महेंद्र कुछ कहे, विनोदनी ही उस घर को छोड़कर चली जाती है। विनोदनी के मन में काफ़ी ज़्यादा पछतावा था क्योंकि आशा उसकी पक्की सहेली थी और उसके साथ ऐसा कुछ हो ये वो नहीं चाहती थी। विनोदनी फिर बिहारी के पास चली जाती है। बिहारी को पता चल गया था कि आशा घर छोड़कर चली गई है। वहाँ पर विनोदनी बिहारी को रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे शादी कर ले। बिहारी को एक विधवा से शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से उसे पता चला है कि विनोदनी और महेंद्र का अफेयर है और उनकी वजह से आशा घर छोड़कर चली गई है, उसे विनोदनी से शादी नहीं करनी। वो विनोदनी को मना कर देता है। विनोदनी उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो नहीं मानता, जिसके बाद विनोदनी को उस घर को भी छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने गांव फिर से वापस आ जाती है। आने से पहले उसने बिहारी को चिट्ठी में लिखा था कि वो काशी जा रही है। कुछ दिनों बाद गांव में महेंद्र आता है। वो विनोदनी को वापस ले जाने के लिए आया था, लेकिन विनोदनी इस बात के लिए मना कर देती है। वो अब फिर से आशा और महेंद्र के बीच में नहीं आना चाहती। वो महेंद्र से कहती है कि उसे बिहारी के पास जाना है। महेंद्र उसे बताता है कि बिहारी काशी गया है, जिससे विनोदनी समझ जाती है कि बिहारी उसे ही ढूंढने के लिए गया है। वो महेंद्र से कहती है कि उसे काशी जाना है और ये महेंद्र की जिम्मेदारी है उसे काशी ले जाने की। साथ ही वो महेंद्र को कसम भी देती है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं होगा। महेंद्र भी इस बात के लिए एग्री करता है और वो दोनों काशी चले जाते हैं। वहाँ पर वो काफ़ी टाइम घाट पर रुक कर देखती कि उसे बिहारी दिखाई देता है या नहीं। वो हर जगह बिहारी को ढूंढ रही थी, लेकिन बिहारी उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन विनोदनी को घाट पर आशालता दिखाई देती है। जैसे ही विनोदनी उसे देखती है, वो रोने लगती है क्योंकि आशालता प्रेग्नेंट थी। वो ये बात आकर महेंद्र को बताती है। विनोदनी बाद में जाकर एक शाल परचेस करती है और एक लेडी को देती है। जैसे उस लेडी को देती है, उस लेडी की मौत हो जाती है। वहाँ पर लोग जमा होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है ये देखने के लिए कि उस लेडी की सच में डेथ हो चुकी है या नहीं। और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि बिहारी था। जैसे ही विनोदनी बिहारी को देखती है, उसकी तलाश पूरी हो गई थी। बिहारी विनोदनी से पूछता है कि महेंद्र कहाँ है, जिसके बाद वो उससे मिलवाती है। बिहारी बताता है कि राजलक्ष्मी माँ की डेथ हो चुकी है। जैसे ही वो दोनों ये सुनते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। आशा को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए वो कोलकाता वापस निकल चुकी थी। विनोदनी महेंद्र का भी बैग पैक करती है और उसे वापस भेज देती है। वो उससे कहती है कि आगे उनकी कभी मुलाकात नहीं होगी और अगर कभी होगी भी तो पुराने जैसा उनके बीच में कुछ नहीं होगा। जिसके बाद महेंद्र वहाँ से चला जाता है। अब आशालता और महेंद्र फिर से एक हो जाएंगे। बिहारी भी अब
विनोदनी से शादी करने के लिए तैयार था। वो विनोदनी से कहता है कि वो जब चाहे तब बिहारी उसके साथ शादी करेगा। विनोदनी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जिसके बाद बिहारी शादी का सामान लेने के लिए चला जाता है। अगले ही दिन वो सारा सामान लेकर विनोदनी के रूम में आता है। तब वो देखता है कि विनोदनी वहाँ पर नहीं थी। बस विनोदनी की दो चिट्ठियाँ थी। एक उसने बिहारी के लिए लिखी थी और दूसरी आशा के लिए। उसने बिहारी को लिखा था कि वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहती है, इसलिए वो शादी नहीं कर सकती। बिहारी दूसरी चिट्ठी आशा लता को देता है, जिसमें विनोदनी ने लिखा था कि आशा और वो बहुत ज़्यादा अलग थे। उनके स्वभाव बहुत ही अलग थे, लेकिन उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने उस घर को ही अपनी दुनिया बना ली थी और उस दुनिया में सिर्फ महेंद्र ही था, इसलिए उन दोनों ने उससे ही प्यार किया। लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए वो इसी दुनिया में बैठी ना रहे और अपने बच्चों को आज़ाद ख्यालों का बनाए, उन्हें पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने दे। उसे बेटा हो या बेटी, उन्हें खुले आसमान में उड़ने दे। एक दिन बिहारी आशा को मिलने आता है और उसे बताता है कि उसने विनोदनी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। शायद विनोदनी ने अपनी दुनिया कहीं और ही ढूंढ ली है और वो अब अपने दम पर जीना चाहती है। उसे किसी आदमी के सहारे की ज़रूरत नहीं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी चोखेर वाली मूवी की स्टोरी। इस मूवी का नाम चोखेर वाली इसलिए है क्योंकि आशा लता ने विनोदनी को ये नाम दिया था। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।